नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। शादी के कुछ दिनों बाद ही सीमा को ससुराल का माहौल खटकने लगा और वह राहुल को अलग से घर लेने के लिए जिद कर रही थी। इसी जिद के कारण वह मायके जाकर रहने लगी। उसकी इसी जिद से परेशान होकर उसके ससुर और पिता ने ऐसी क्या चाल चली कि सीमा के सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। शाम 7 बजे जब फ़ोन की घंटी बजी तब ड्राइंग रूम में सीमा और उसकी माँ सुशीला और पिता रघुनाथ जी उपस्थित थे। फ़ोन पर वार्तालाप सीमा कर रही थी। सीमा ने हेलो किया तो जवाब में दूसरी तरफ से भारी एवं कठोर स्वर में किसी पुरुष ने कहा, मुझे सीमा से बात करनी है। मैं सीमा ही बोल रही हूँ। आप कौन? मैं कौन हूँ इस झंझट में ना पड़ो। तुम जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुनो। क्या कहना चाहते हैं आप? यही कि अपने पति को तुम फौरन नेक राह पर चलने की सलाह दो, नहीं तो खून कर दूंगा मैं उसका। यह क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। सीमा मैडम, बोलने वाले की आवाज़ में क्रूरता थी। अगर तुम्हारे पति राहुल ने फौरन मेरे दिल की रानी प्रिया पर डोरी डालने बंद नहीं किए तो जल्द ही उसकी लाश को चील कौवे को खिला दूंगा। यह प्रिया कौन है? मैं नहीं जानती और ना ही मेरे पति का किसी से इश्क का चक्कर चल रहा है। आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। शंकर उस्ताद को कोई गलतफहमी कभी नहीं होती। मैंने पूरी छानबीन कर ही तुम्हें फ़ोन किया है। अगर तुम अपने आप को विधवा की पोशाक में नहीं देखना चाहती हो तो उस मजनू की औलाद राहुल से कहो कि वह मेरी जान प्रिया के साये से दूर रहे। सीमा कुछ और बोल पाती, इससे पहले ही फ़ोन कट गया। अपने माता पिता के पूछने पर सीमा ने घबराई आवाज़ में बातचीत की सारी बात बताई। सुशीला रोने ही लगी। रघुनाथ जी ने गुस्से से भरकर कहा, तो राहुल प्रिया के चक्कर में उलझा हुआ है। मैं भी तो कहूँ कि साल भर भी अभी शादी को नहीं हुई और 2 महीने से पत्नी को मायके में छोड़ रखा है। जरूर उसने इस प्रिया से गलत संबंध बना लिए हैं। उस अकेले को दोष मत दो जी, सुशीला ने सुबकते हुए कहा। दामाद जी ने तो दसियों बार इस मूर्ख को फ़ोन करके वापस लौट आने की विनती की थी, लेकिन इसकी जिद के कारण आगे उनकी एक न चली। सीमा को कसूरवार मत कहो। हमारी बेटी ने राहुल से प्रेम विवाह किया है। उसे खुश रखना उसका कर्तव्य है। अगर सीमा अलग घर में रहने की जिद पर अड़ी हुई है तो वह मेरी समझ से कुछ गलत नहीं कर रही है, कहकर रघुनाथ जी सीमा की तरफ देखने लगे। पापा, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने राहुल से शादी नौकरानी बनने के लिए नहीं की थी। सीमा ने अपने मन की बात फिर दोहराई। सीमा, तुम राहुल को फ़ोन करके इसी वक्त यहाँ आने के लिए कहो। ऐसी डांट लगाऊंगा कि उसका इश्क का भूत फौरन उसके सिर से उतर कर गायब हो जाएगा। रघुनाथ जी की आंखों में चिंता व क्रोध के मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। सीमा राहुल को फ़ोन करने के लिए उठ खड़ी हुई। करीब घंटे भर बाद राहुल अपनी ससुराल पहुंचा। उसके पिता जयप्रकाश और माँ ललिता भी उसके साथ आए थे। उन तीनों के चेहरे पर चिंता व तनाव के भाव साफ साफ झलक रहे थे। कुछ औपचारिक वार्तालाप के बाद जयप्रकाश ने परेशान लहजे में रघुनाथ जी से कहा, बहू से फ़ोन पर मेरी भी बात हुई थी। मुझे लगा कि वह किसी बात को लेकर बहुत परेशान है, इसलिए राहुल के साथ उसकी माँ और मैं भी आना उचित समझा। यह तो अच्छा है कि आप दोनों राहुल के साथ आए हैं। सारी बात आप दोनों को भी मालूम होनी चाहिए। शाम को 7 बजे हमारे यहाँ एक फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले ने हमें राहुल के बारे में बड़ी गलत व गंदी तरह की सूचना दी है। रघुनाथ जी ने नाराज़ अंदाज में
राहुल को घूरना शुरू कर दिया था। फोन किसी शंकर नाम के आदमी का था। ललिता के इस सवाल को सुनकर सीमा और उसके माता पिता बुरी तरह चौंक उठे। आपको कैसे मालूम पड़ा उसका नाम, बहन जी? सुशीला अचंभित हो उठी, क्योंकि उसने शाम 6 बजे के लगभग हमारे यहाँ भी फ़ोन किया था। राहुल और उसके पिता घर पर नहीं थे, इसलिए मेरी ही उससे बात हो पाई। क्या कहा आपसे उसने? उसने आपसे क्या कहा? ललिता ने उलट कर पूछा। सुशीला के बजाय रघुनाथ जी ने गंभीर होकर उनके प्रश्न का जवाब दिया। बहन जी, शंकर ऐसी बात कह रहा था जिस पर विश्वास करने को हमारा दिल तैयार नहीं है, लेकिन वह बहुत क्रोध में था और राहुल को गंभीर नुकसान पहुंचाने की धमकी भी दे रहा था। इसलिए राहुल से हमें पूछताछ करनी ही पड़ेगी। क्या वह किसी प्रिया नाम की लड़की से राहुल के अवैध प्रेम संबंध होने की बात आपको बता रहा था? राहुल गहरी उलझन और परेशानी का शिकार नजर आ रहा था। सीमा ने उसके चेहरे पर पैनी नजर गड़ा रखकर कहा, हाँ, प्रिया की ही बात कर रहा था। वह कौन है यह प्रिया? मैं तो सिर्फ एक प्रिया को जानता हूँ, जो मेरे विभाग में मेरे साथ काम करती है। तुम्हें याद है, शादी के बाद हम एक रात नीलम होटल में डिनर करने के लिए गए थे। तब एक लंबी सी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ आई थी। मैंने तुम्हें उससे मिलाया था ना सीमा? सीमा ने अपनी सास की तरफ मुड़कर कहा, मम्मी, मैंने आपसे उस लड़की का जिक्र घर पर आकर किया था। वह राहुल से बहुत खुली हुई थी। उसे यार यार कहकर बोल रही थी। वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ न होती तो राहुल से उसके गलत तरह के संबंध होने का शक मुझे उसी रात हो जाता। मेरा दिल कहता है कि राहुल जरूर उसके रूप जाल में फंस गया है और उसके पुराने प्रेमी शंकर ने क्रोधित होकर उसे जान से मारने की धमकी दी है। बोलते बोलते राहुल की आंखें डबडबा आई, चेहरा लाल हो चला था। बेकार की बात मुंह से मत निकालो सीमा। राहुल को गुस्सा आ गया। घंटे भर से अपने माता पिता को यह बात समझाते हुए मेरा मुंह थक गया है कि प्रिया से मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब तुम भी मुझ पर शक कर रही हो। क्या तुम मुझे चरित्रहीन इंसान समझती हो? अगर दाल में कुछ काला नहीं है तो यह शंकर क्यों जान से मारने की धमकी दे रहा है? सीमा ने चुभते स्वर में पूछा। उसका दिमाग खराब होगा, वह पागल होगा। अब मैं कैसे जानूंगा कि वह क्यों ऐसी गलत फहमी का शिकार हो गया है? राहुल चिढ़ उठा। अगर वह सही कह रहा है तो तुम कौन सा अपने व प्रिया की प्रेम की बात सीधे सीधे आसानी से कबूल कर लोगे? सीमा ने जवाब दिया। तब मेरे पीछे जासूस लगवाकर मेरी इंक्वायरी करा लो मैडम। राहुल गुस्से से खड़ा हो गया। मैं दोषी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ। तुम 2 महीने से मुझसे दूर हो, यहाँ मायके में जमी बैठी हो। ऐसी स्थिति में अगर मैं किसी दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ भी जाता हूँ तो तुम्हें परेशानी क्यों होनी चाहिए? जब तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है तो मैं कुछ भी करूँ, उससे तुम्हें क्या लेना देना है? मेरा दिल कह रहा है कि तुमने मुझे लौटने का दबाव बनाने के लिए ही शंकर वाला नाटक किया है। लेकिन तुम मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। जब तक तुम मेरे मनोभावों को समझकर उचित कदम नहीं उठाओगे, तब तक मैं तुम्हारे पास नहीं लौटूंगी। सीमा झटके से उठकर अपने कमरे में चली गई। चाय नाश्ता करके मेहमान अपने घर लौटने लगे। चलते चलते जयप्रकाश ने स्नेह भरा हाथ सीमा के सिर पर रखकर कहा, बहू, मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलरों से कह दिया है कि तुम दोनों के लिए किराए का मकान ढूंढने के लिए तुम दोनों सुखपूर्वक रहना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक किराए का मकान नहीं मिल रहा है, तब तक तुम अगर घर लौट आओगी
तो हम सबको बहुत खुशी होगी। जवाब में सीमा तो खामोश रही, लेकिन सुशीला ने कहा, यह आगामी इतवार को पहुंच जाएगी आपके यहाँ। मेहमानों के चले जाने के बाद सीमा ने कहा, माँ, एक तो मुझे इस प्रिया के चक्कर की तह तक पहुंचना है, दूसरे अगर मैं राहुल के साथ रहूंगी तो उस पर मकान जल्दी ढूंढने के लिए दबाव बनाए रख सकूंगी। इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैंने ससुराल लौट रही हूँ। शुक्रवार को दोपहर में एक अजीब सी घटना घटी। सीमा अपने कमरे में आराम कर रही थी कि खिड़की का कांच टूटकर फर्श पर गिर पड़ा। वह भागकर ड्राइंग रूम में पहुंची। तभी उसके पिता ने घबराई हालत में बाहर से ड्राइंग रूम में प्रवेश किया और सीमा को देखकर कांपती आवाज़ में उससे बोले, दादा, शंकर दादा के 2 गुंडे ने पत्थर मारकर शीशा तोड़ा है। पत्थर पर कागज़ लिपटा है, उसे ढूंढ। उसमें हमारे लिए संदेश लिखकर भेजा है। शंकर दादा ने पत्थर पर लपटे कागज़ में टाइप किए गए अक्षरों में लिखा था, सीमा मैडम, अपने पति राहुल की करतूतों का फल भुगतने को तैयार हो जाओ। आज शीशा तोड़ा गया है, कल उसका सिर फूटेगा। प्रिया सिर्फ मेरी है, उस पर गंदी नज़र डालने वाले के पूरे खानदान को तबाह कर दूंगा मैं। शंकर दादा। पत्र पढ़ने के बाद सुशीला, रघुनाथ व सीमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। पूरी घटना की खबर दोपहर तक जयप्रकाश जी के परिवार वालों तक भी पहुंच गई। खबर सुनकर सभी मानसिक तनाव व चिंता का शिकार हो गए। सबसे ज़्यादा मुसीबत का सामना राहुल को करना पड़ा। हर आदमी उसे प्रिया से अवैध प्रेम संबंध रखने का दोषी मान रहा था। वह सबसे बार बार कहते हैं कि प्रिया से उसका कोई गलत संबंध नहीं है, पर कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था। रविवार की सुबह सीमा अपने पिता के साथ ससुराल पहुंच गई। रात को शयन कक्ष में पहुंचकर उन दोनों के बीच बड़ी गर्मागर्मी हुई। राहुल अपने आप को दोषी नहीं मान रहा था और सीमा का कहना था कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, जो शंकर उस्ताद यूं गुस्से से फटा जा रहा है। आखिरकार राहुल ने सीमा को मना ही लिया। तभी उसने अपने आप को राहुल की बाहों में अपने कैद होने दिया। पूरा 1 सप्ताह शांति से गुजरा और फिर शंकर दादा की एक और हरकत ने उनकी शांति भंग कर डाली। किसी ने रात में उसकी मोटरसाइकिल की सीट को फाड़ डाला था। हैंडल पर लगे शीशे फोड़ दिए थे। ऊपर से उस पर कूड़ा बिखेरा गया था। उसके हैंडल पर एक चिट लगी हुई थी, जिस पर छपा था, अब भी अपनी जलील हरकतों से बाज आ जाओ, नहीं तो इसी तरह तेरा पेट फाड़ डालूंगा। राहुल चिट उखाड़ कर उसे गायब कर पाता उससे पहले ही जयप्रकाश वहां पहुंच गए। उनके शोर मचाने पर पूरा घर फिर वहां इकट्ठा हो गया। जो भी राहुल की तरफ देखता उसकी ही नज़रों में शिकायत व गुस्से के भाव होती। शंकर दादा का खौफ सभी के दिलों पर छा गया था। दिन रात इसी विषय पर बातें होती। राहुल को उसके घर व ससुराल का हर छोटा बड़ा सदस्य चौकन्ना रहने की सलाह देता। शंकर दादा का अगला कदम न जाने क्या होगा। इस विषय पर सोच विचार करते हुए सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती। लगभग 10 दिन बिना किसी हादसे के गुजर गए, लेकिन यह खामोशी तूफान के आने से पहले की खामोशी सिद्ध हुई। एक रात राहुल और सीमा 10 बजे के आसपास घर लौटे। एक मारुति वैन उनके घर के गेट के पास खड़ी थी। उस पर उन दोनों ने ध्यान नहीं दिया। राहुल की मोटरसाइकिल के रुकते ही उसके वैन में से 3 युवक निकलकर बड़ी तेज गति से उसके पास आए और दोनों को लगभग घेर कर खड़े हो गए। कौन हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? राहुल की आवाज़ डर के मारे कांप उठी। अपना परिचय ही देने आए हैं हम दोनों तुझे, मच्छर, बड़ी बड़ी मूँछों वाली
दांत पीसते हुए कहा, और साथ ही साथ सबक भी सिखा कर जाएंगी। फिर बड़ी तेज व अप्रत्याशित ढंग से एक अन्य युवक ने सीमा के पीछे जाकर एक हाथ से उसका मुंह यूं दबोच लिया कि एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं निकला था। बड़ी बड़ी मूंछों वाले ने राहुल का कॉलर पकड़कर एक झटके में कमीज को सामने से फाड़ डाला। दूसरे युवक ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिए। हमारे शंकर दादा की चेतावनी को नजरअंदाज करने की जुर्रत कैसे हुई तेरी, खटमल? बड़ी मूंछों वाले ने आनन फानन में 5-7 थप्पड़ राहुल के चेहरे पर जड़ दिए। बेवकूफ़ इंसान, ऐसा लगता है कि तुझे अपनी जान प्यारी नहीं और ना ही अपने घर वालों की। प्रिया भाभी पर डोरे डालने की सज़ा के तौर पर क्या हम तेरी पत्नी का अपहरण करके ले जाएं? मैं सौगंध खाकर कहता हूँ कि प्रिया से मेरा कोई प्रेम का चक्कर नहीं चल रहा है। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए प्लीज़। राहुल उसके सामने गिड़गिड़ा उठा। 2 थप्पड़ और मारकर बड़ी मूंछों वाले ने क्रूर लहजे में कहा, बच्चे, आज हम आखिरी चेतावनी तुझे दे रहे हैं। प्रिया भाभी ने से अपने सारे संबंध खत्म कर ले। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो तेरी इस खूबसूरत बीवी को उठा ले जाएंगे हम शंकर दादा के पास। बाद में जो इसके साथ होगा उसका जिम्मेदार सिर्फ तू होगा, मजनू की औलाद। फिर उसने अपने साथियों को आदेश दिया, चलो 1 मिनट के अंदर अंदर वैन राहुल व सीमा की नज़रों से ओझल हो गई। वैन का नंबर नोट करने का सवाल ही नहीं उठा, क्योंकि नंबर प्लेट पर मिट्टी की परत चिपकी हुई थी। पूरे घटनाक्रम की जानकारी पाकर रघुनाथ जी व प्रकाश जी के परिवार में चिंता और तनाव का माहौल बन गया। 3 दिनों बाद सीमा के माता पिता ने सबको रविवार के दिन अपने घर पर लंच पर आमंत्रण किया। कुछ मीठा ले आने के लिए रघुनाथ जी और जयप्रकाश बाजार की तरफ चल दिए। रास्ते में रघुनाथ ने तनाव भरे लहजे में अपने समधी से पूछा, सीमा कैसी चल रही है? जयप्रकाश ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है वह। कल मैंने राहुल से कहा कि जाकर वह मकान देखाओ जिसका पता प्रॉपर्टी डीलर ने बताया है। सीमा ने मेरी बात सुनकर फौरन कहा कि वह किसी किराए के मकान में न जाने की इच्छा प्रकट की। उसके मुंह से ऐसा शब्द सुनकर मुझे अपनी मुस्कान को छिपाना बहुत मुश्किल हो गया था। दोस्त, हमारी योजना सफल रही, यानी कि सीमा की अकेले रहने की जिद समाप्त हुई। रघुनाथ जी एकाएक प्रसन्न नजर आने लगे। बिल्कुल खत्म हुई। सुनो, हमारा कितना नुकसान हुआ है कुल मिलाकर? जयप्रकाश जी ने जानना चाहा। छोड़ो यार, रघुनाथ जी ने कहा, मेरी बेटी सीमा का जो खून सूख रहा होगा आजकल उसकी कीमत क्या रुपयों में आंकी जा सकती है? समधी साहब, रघुनाथ जी, हम तुम अच्छे दोस्त न होते तो सीमा की अलग रहने की जिद से पैदा हुई समस्या का समाधान इतनी आसानी से ना हो पाता। अब बहू सबके बीच रहकर घर की गृहस्थी चलाने के तरीके बेहतर ढंग से सीख जाएगी और 4 पैसे भी जुट जाएंगे उनके पास। जयप्रकाश जी ने अपनी समधी के कंधे पर हाथ रखकर अपना मत व्यक्त किया। आपका लाख लाख धन्यवाद कि उसके सिर से अलग होने का भूत उतर गया। रघुनाथ जी ने राहत की गहरी सांस ली। मुझे धन्यवाद देने के साथ साथ अपने दोस्त के बेटे को भी धन्यवाद दो, जिसने शंकर उस्ताद की भूमिका में ऐसी जान डाल दी कि उसकी आवाज़ व हाव भाव को याद करके सीमा के अब भी रोंगटे खड़े हो जाते। नाटकों में भाग लेने का उसका अनुभव हमारे खूब काम आया। उसको हिदायत दे देना कि जो उसने किया है हमारे कहने पर उसकी चर्चा किसी से ना करे, और मेरे बेटे व बहू को अगर कभी पता लग गया कि
उनकी रातों की नींद उड़ाने वाला नाटक हमारे इशारों पर खेला गया था तो मेरा तो बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। मैं कभी एक शब्द नहीं मुंह से निकालूंगा। जयप्रकाश जी ने संकल्प लिया। हमने जो किया है सबके भले के लिए किया है समधी जी। कांटे से कांटा निकल गया है। अब शंकर दादा गायब हो जाएंगे तो धीरे धीरे राहुल व सीमा सामान्य होते चले जाएंगे। नतीजा अगर अच्छा निकले तो कुछ गलत कार्यशैली को उचित मानना समझदारी है। रघुनाथ जी की बात का सिर हिलाकर जयप्रकाश जी ने अनुमोदन किया और दोनों अपने को एक दूसरे के बेहद करीब महसूस करते हुए बाजार पहुंच गए। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।